नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गो एम पर। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो परावर्तन पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम और दूसरा होता है विरल माध्यम। अब आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए वायु है, तो वायु में जो कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। वायु में वायु के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, परंतु अगर हम वायु की जगह पानी को ले लें तो पानी के कण पास पास होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पानी के बजाय यदि हम कांच का टुकड़ा ले लें तो कांच के मॉलिक्यूल या कांच के कण और ज़्यादा पास पास होंगे। तो वो माध्यम जिसमें कि कण पास पास होते हैं उन्हें सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम में वे माध्यम जिनमें कण दूर दूर होते हैं उन्हें हम विरल माध्यम कहते हैं। तो बच्चों, ये विरल माध्यम और सघन माध्यम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो विरल, जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम सघन माध्यम या विरल माध्यम में ट्रैवल करती है और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन की घटना घटित होती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तब अपवर्तन की घटना घटित होती है। मान लेते हैं कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। अगर मान लेते हैं प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? क्या अब भी यह सीधी रेखा में चलेगा या अपनी दिशा बदलेगा? आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक, ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का टुकड़ा किसी प्रिंटेड पेपर रखा जाता है तो हम कांच के टुकड़े के ऊपर से देखते हैं तो अक्षर हमें उसके उठे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे हुए देखा है? आंशिक रूप का मतलब होता है कि पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से डूबे हुए देखा है। ये पेंसिल वायु तथा पानी के अंदर पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में नींबू साइड से अगर हम देखेंगे, साइड से देखेंगे तो वो अपने साइज से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। तो होता क्या है कि पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा से आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण
पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का टुकड़ा रखते हैं तो वे भी उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि हम पानी की जगह पर कोई अन्य द्रव ले लें, जैसे कैरोसिन या तारपीन का तेल आदि करें, क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखाई देगी? यदि हम कांच के टुकड़े को प्लास्टिक के टुकड़े से बदल दें, तब क्या अक्षर उसी ऊंचाई तक उठे हुए प्रतीत होंगे? हम ये देखते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर के जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप कर सकते हैं कि पानी से भरी हुई बाल्टी में आप एक सिक्का रखिए और देखिए उसको, तो सिक्के को उठाने का यदि चलिए कांच के टुकड़े से हम अपवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। मान लेते हैं इसको हम पहले रब कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या है ये जो लिखा था सघन और बिलर माध्यम को। अब हम कांच का एक टुकड़ा बनाते हैं इस तरीके से, देखिएगा। ये मान लेते हैं ये कांच का एक टुकड़ा है। अब हमने क्या किया कि इस पर एक अभिलंब डाला। ये हमने क्या किया, एक इस पे ये अभिलंब डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर जो है एक प्रकाश की किरण गिराते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से हमने प्रकाश की किरण को गिराया। अब ये प्रकाश की किरण कायदे से सीधे जाना चाहिए। ये देखिए प्रकाश की किरण ये प्रकाश की किरण है। अब प्रकाश की किरण बाहर तो आप देख रहे होंगे कि वायु है, यहाँ पे वायु है, लेकिन ये क्या है, ये कांच का टुकड़ा है। ये कांच का टुकड़ा है। अब हमने बाहर से ये प्रकाश की किरण आ रही है और जब ये अंदर जाएगी तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। ये देखिए सीधे नहीं जा रही है, ये सीधे नहीं गई है, विचलित हो गई है। अब यहाँ पर एक अभिलंब डाल देते हैं बच्चों। ये देखिए इस तरीके से। अब ये कांच अभी वायु से कांच में गई है, अब कांच से वायु में जाएगी। अब कांच से वायु में जाएगी तो फिर ये अभिलंब से दूर या पास जाएगी। तो होता क्या है बच्चों, देखो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, यानी बाहर निकलने वाली किरण है। तो है क्या बच्चों कि देखो ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये जो अंदर आप ये किरण देख रहे हैं, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, जो ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपने ये देखा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी वायु से कांच में या कांच से वायु में, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है।
या तो वह अभिलंब के पास आ जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो बाहर देखिए विरल माध्यम है, जब विरल से और कांच सघन माध्यम है तो आप देख रहे होंगे कि जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है तो यह अभिलंब की ओर झुक जा रही है, और जब सघन से विरल की ओर जा रही तो अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। तो यानी ये हम परिभाषा लिख लेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये लाइन आप लोग लिख लेंगे। समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। नाम रख देते हैं, पॉइंट रख देते हैं इनके। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। बस ये सही हो गया हमारा। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं ज़रा उसको समझ लेते हैं। अपवर्तन के नियम समझ लेते हैं। जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे ही अपवर्तन के नियम है। पहला नियम में ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण,
अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा क्या नियम है? दूसरा ये नियम है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। स्थिरांक बोलते हैं या फिर नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, यानी साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू n, जहाँ पर n क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है। और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? इसे स्नेल का नियम कहते हैं, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं इसे n। समझ गए बच्चों? तो अपवर्तनांक एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है और आपको ये मालूम है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ और वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल से बहुत थोड़ी सी कम होती है। इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये तो आप ये समझिए, ये याद रखने वाली चीज़ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो माध्यम हैं। मान लीजिए हमारे पास दो माध्यम हैं। ये ऊपर मान लीजिए वायु है और नीचे कांच है। तो वायु में प्रकाश की चाल मान लो v1 और कांच में प्रकाश की चाल मान लो v2। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, n2 बराबर होगा v1 बटे v2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब n21 को क्या कहेंगे? n21 को कहेंगे माध्यम 2 के सापेक्ष
माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में रा गलत लग गया है, रा ता पे लगेगा। n21 इसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, पहले यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। ठीक है, n12 को लिखेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। अब इसमें क्या फार्मूला लिखेंगे, v2/v1 लिखेंगे। ये चीज़ बच्चों याद रखने वाली है, याद रखिएगा। और एक फार्मूला हम और बता देते हैं आपको, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बराबर होता है माध्यम का अपवर्तनांक गुणे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये चीज़ याद रखने वाली है बच्चों। वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग c से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू माध्यम को अपवर्तनांक n से डिनोट करेंगे, गुणे माध्यम में प्रकाश की चाल v से डिनोट करेंगे। यानी n बराबर हो जाएगा c/c/v। याद रखिएगा बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह पूछा जाता है और कई जगह यूज में आता है और आगे भी बहुत काम आने वाला है ये फार्मूला। तो बच्चों, आज समय कम होने के कारण आज इतनी ही कक्षा रख रहे हैं। अब हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, यानी अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।